नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मंजू कुमारी सिन्हा स्मृति पार्क, कंकड़बाग और अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी माता और पिता की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। बिहार के पर्यावरण और वन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कटिहार में एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख के कारण पूरा विश्व अब उनकी क्षमता को समझ चुका है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान जाकर भारत के हमले से हुए नुकसान का जायजा लेना चाहिए। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जो लोग राफेल के साथ नींबू मिर्ची की तस्वीरें दिखाकर मजाक बना रहे थे, उन्हें भी पाकिस्तान जाकर नुकसान का जायजा लेना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक भाजपा मंत्री द्वारा सोफिया कुरैशी के नाम को आतंकवाद से जोड़ने पर नीरज कुमार बबलू ने कहा कि यह एक बड़ी चूक थी और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पूरे भारत की बेटियां हैं और हमें उन पर गर्व है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पूरा बिहार तो संभाल नहीं पा रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बिहार में तो लोगों को ठगने का काम किए हैं। उनको क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और युद्ध का कुछ नियम होता है, कुछ सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर के हिसाब से ही हिंदुस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम ऐसा नहीं कि आतंकी देश, हम आतंक पालने वाले। हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, नियम संगत कार्रवाई करते हैं। और अगर कोई मध्यस्थता करने की बात करती है तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। अगर पाकिस्तान आज बाप बाप कर रहा है, पूरी दुनिया में जाके झोली फैला रहा है कि हमारा पानी बंद हो गया, हमको इतना, हमारे लोग मारे गए, हमारे एयरपोर्ट ध्वस्त हो गए, हमारे इतने रॉकेट गिरा दिए गए, ये मध्यस्थता का काम दुनिया में चलता है। हम लोग तत्काल मध्यस्थता के बातों पे हैं। ऐसा नहीं कि सिंदूर ऑपरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिए कि बंद नहीं हुआ है, इसे रोका गया है तत्काल। अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो जबरदस्त हमला किया जाएगा। सासाराम में एक बड़ा हादसा हुआ है। धौडाड़ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेल टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर राजेश ठाकुर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने से दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोक लिया। यह घटना सुबह 4 बजे के आसपास हुई है। राजेश ठाकुर गोपालगंज जिले के करकच माधवपुर का रहने वाला है। सुपौल में जिले के पिपरा नगर पंचायत में गावी प्रोजेक्ट के तहत सामुदायिक भागीदारी द्वारा ट्रांजिट वॉक के माध्यम से सोशल मैपिंग की गई। इस दौरान 0 डोज के बच्चों और छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। ट्रांजिट वॉक के दौरान ग्रामीणों के सहयोग से गाँव के संसाधनों को चिन्हित किया गया और छूटे हुए बच्चों को सर्वे रजिस्टर में अंकित किया गया। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि टीकाकरण में एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका है और टीकाकरण के दौरान सभी लाभार्थियों को 4 प्रमुख संदेश देना आवश्यक है। गावी प्रोजेक्ट भारत के 143 जिलों और बिहार के 25 जिलों में टीकाकरण के सहयोग प्रदान कर रहा है। टीका क्षेत्र में टीकाकरण थोड़ा सा अच्छा हो। गावी प्रोग्राम मेन है, फोकस जो टीकाकरण से संबंधित है, इसमें मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए। इसीलिए हम लोग थोड़ा क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, पेरीफेरी में थोड़ा सा जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कौन छूटा हुआ है। मेन फोकस हम लोग का उसी पर है। वार्ड नंबर 3
अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें 40 घर छूटा हुआ था, इसको हम लोग उस घर को चाह रहे हैं कि किसी तरह कवरेज हो। बात करेंगे झारखंड की विश्व भारती जन सेवा संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। आज सीएम आवासीय कार्यालय में इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, जांच आयोग का गठन और राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की दिशा में पहल किए जाने की गुजारिश की। इस अवसर पर सीएम हेमंत ने राज्य सरकार की तरफ से विधि सम्मत कदम उठाने का आश्वासन दिया और खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और रेजिना सुचिता कश्यप शामिल होते हुए नजर आए। बहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड में हेमंत सरकार के आश्वासन के बाद सहारा इंडिया के निवेशकों को उनके पैसे कब तक वापस मिल पाते हैं। झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पतालों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जन और उपाधीक्षकों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का काम की विशेष रूप से समीक्षा की। राजधानी रांची से आई जानकारी के अनुसार ऐसे समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी को निर्देश देते हुए सख्ती के साथ ये कहा कि जितने भी 108 एम्बुलेंस छोटी मोटी खराबी के कारण बंद हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर संचालन के योग्य तैयार करने की प्रक्रिया में जरूरत की राशि उपलब्ध की जाए। इसके साथ ही अजय कुमार सिंह ने ये भी कहा कि एम्बुलेंस 100% संचालित होनी चाहिए। इसी बीच उन्होंने सभी अस्पतालों में सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण एवं मशीनों का आंकलन कर उसकी सूची विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए ताकि मशीनों का क्रय किया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक सप्ताह के अंदर मॉड्यूलर ओटी का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, तो वहीं सिटी स्कैन, एक्सरे और MRI मशीन की उपलब्धता पर भी बात की। नर्सिंग का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हर एक साल 50 या कॉलेज खुल रहे हैं, तो नर्सिंग का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया है जो भारत सरकार की संस्था है, उसको हम लोग सारे नर्सिंग कॉलेजेस को ग्रेड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि कैसा क्वालिटी है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, और उनको इनकरेज करेंगे कि आप ग्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करता है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट लेना है, नर्सिंग कॉलेज को भी सर्टिफिकेट लेना है, तो वो हम लोग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करेंगे। नामको में 220 जेपीएससी सिविल सेवा रिजल्ट घोषित करने की मांग छात्र कर रहे हैं। बता दें, जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी दिखा। इस आंदोलन के दौरान जेपीएससी गेट पर पूरे झारखंड से जुटे छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर कर सरकार के रवैये पर चुप्पी तोड़ी। बीते मंगलवार को भी राज्य भर से आए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को संदेश भेजा, जिन्हें भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने भी अपना समर्थन देते हुए ये कहा कि परीक्षा लिए जाने के 11 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए हैं। मीडिया से बातचीत में नाराज स्टूडेंट्स के साथ खड़ी भाजपा ने ये कहा कि जेपीएससी एक ऐसी संस्था बन गई है जहां अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर परीक्षा परिणामों प्रकाशित करने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, जिससे उनका आक्रोशित होना लाजमी है। गौरतलब है कि जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम 11 महीने बीतने के बाद भी जारी नहीं किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 342 पदों के लिए जारी इस विज्ञापन के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 22 अप्रैल 2024 को आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 7011 अभ्यर्थी सफल हुए थे और इसी क्रम में आयोग ने प्रारंभ में जल्दबाजी कर पीटी रिजल्ट के साथ ही मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तारीख भी घोषित कर दी थी, लेकिन आयोग की ये जल्दबाजी तभी व्यर्थ चली गई, ये लंबित होता चला गया। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रारंभ में रिजल्ट लंबित होने की मुख्य वजह आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होना भी एक कारण माना जा रहा है। जानकारी मिली है कि तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल खत्म होने के बाद कई महीनों तक अध्यक्ष के मनोनयन का इंतजार चलता रहा। मुझे तो लगता है परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इस राज्य में सरकार की जो रवैया है नियुक्ति के लिए
आंदोलन, जेपीएससी के चेयरपर्सन के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट के आंदोलन। तो अब हम लोग को तो यही लगता है कि छात्रों को परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, जब हर चीज़ के लिए आंदोलन करना ही है। ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्र से सरकार, यहाँ लोग छात्र आकर के तैयारी करते हैं रांची में, और 11 महीना से रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो रहा है। छात्रों का संघर्ष है, छात्रों के संघर्ष के साथ उनके परिवार भी संघर्ष कर रहे हैं, खेती बाड़ी करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को रांची भेजते तैयारी करने के लिए। आज सिर्फ छात्रों की उम्मीद नहीं टूटी, इस राज्य का हर एक अभिभावक जिनका छात्र रांची में आकर के तैयारी कर रहा है, उनका भी भावनाओं के साथ खेलने के लिए सरकार भावनाओं के साथ खेल रही है। 5 दिन से छात्र यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार के मुखिया और उनके प्रतिनिधि और इवन पदाधिकारी तक उनके सुध लेने नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई छात्र उसमें घायल होता है, कोई गंभीर हालत में है, उसकी चिंता भी इस राज्य के सरकार को छात्रों की नहीं है। और छात्रों की चिंता किस प्रकार से बने, छात्रों का परीक्षा फल किस प्रकार से प्रकाशित हो इस राज्य में और लोगों को रोजगार मिल सके, यही हमारा डिमांड है। इसी को लेकर आज पूरे राज्य भर के छात्र जेपीएससी कार्यालय के बाहर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा परीक्षा फल दे दीजिए, क्योंकि सेटिंग गेटिंग ये राज्य में नहीं चलता हो। ये राज्य में परीक्षा फल छात्रों को देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। बोकारो के चंदन क्यारी में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। बता दें, चंदन क्यारी के बरमसिया ओपी थाना क्षेत्र के नुतंडिया गांव के 27 वर्षीय सहदेव बावरी की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। आज घटना सुबह की है। सुबह घायल अवस्था में युवक को परिजन इलाज के लिए चंदन क्यारी अस्पताल ले गए। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचते ही युवक की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार गांव में ही चड़क पूजा चल रही थी, जिसमें मृतक और उसके 4 दोस्त देखने गए थे। सुबह में मृतक सहदेव बावरी दौड़ते हुए आया और गिर पड़ा और कहा कि मेरा गला काट दिया है। 2 दोस्त उसके ही गांव के थे और 2 दोस्त जिसको वह नहीं पहचानता था। बरमसिया ओपी थाने ने बताया कि ये 2 लोग गिरफ्तारी की गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। मतलब जब हम लोग, वो मेरा छोटा भाई मतलब निकला था 10 साढ़े 10 बजे ऐसे निकला था और हम लोग सो गए थे। और उसके बाद करीब मेरा फूफे का लड़का और हम दोनों मतलब घर से निकले और निकलने के वक्त मतलब वो 5 आदमी मतलब एक साथ था, मेरा छोटा भाई और 4 लड़का। और उसके बाद करीब आधा घंटे के बाद मतलब जब हम अपना भाई को मेला से छोड़ लेके आए, तब देखे कि मेरा भाई गला पकड़ा हुआ है। मैं बोला क्या हुआ, ना जयदेव ने गला काट दिया। पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है, जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाए जाएंगे। चौहान अंबिकापुर में आयोजित मोर विकास मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 लाख लखपति दीदी बनी है। आने वाले समय में 4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिला स्वयं सहायता से जुड़ी हर दीदी को लखपति बनाएंगे। चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए, विशेषकर सरगुजा संभाग के लिए सौभाग्य का दिन है। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसंबर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख रुपए आवास की स्वीकृति देने का किया। जो नक्सल पीड़ित हैं और जो आत्मसमर्पित हैं, उनके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से अलग से निवेदन किया था कि ये जो SC 2011 और आवास प्लस के अलग इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। और भारत सरकार ने हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करके 15,000 उनके लिए स्वीकृति दी है, जिसमें से अभी तक हम लोग 2,500 लोगों को पहला किस्त 40,000 रुपये का जारी कर चुके हैं और उनका आवास बनना शुरू हो गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान रायपुर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी घटनाओं और तथ्यों के आधार पर जो सच सामने आ रहा है, उससे लगता है कि नक्सल ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा पद पर बने रहने के काबिल नहीं है और उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का खुला और बिना शर्त समर्थन पर है, पर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। बीजापुर के घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिससे संदेह पैदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार के दावों में विरोधाभास है और उन्होंने कई ऐसे सवाल भी पूछे हैं। कुछ सवाल है कि क्या ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, अगर हाँ तो इसका विवरण क्या है। अगला सवाल है गृह मंत्री को ऑपरेशन की जानकारी क्यों नहीं थी। अगला सवाल कि कुल कितने शव बरामद किए गए और बाकी शव कहाँ हैं। सवाल नंबर 4 ये है कि इतनी बड़ी सफलता की घोषणा करने में इतना समय क्यों लगा। सवाल अगला है कि पहचाने गए नक्सलियों के नाम क्या हैं। और अगला सवाल ये कि जिन शवों को परिजनों को सौंपा गया उनके नाम और मृतकों से रिश्ता क्या है। कितने शवों की पहचान अभी भी बाकी है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती और गृह मंत्री विजय शर्मा को इस्तीफा देना ही चाहिए। और हमसे सवाल पूछा जाता है कि मुंबई में हमले में आपने क्या किया। मनमोहन सिंह जी ने वहां एनएसजी उतार दिया था, सारे आतंकवादी मारे गए और कसाब पकड़ा गया, और यहां प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री को उतार दिया। पहलगाम में एनएसजी क्यों नहीं उतारे। वो 300 किलोमीटर दूर है, पहलगाम से सीमा जो है। उन जंगलों में यदि एनएसजी उतार देते, वहां फोर्स की कोई कमी नहीं, यदि उसके घेरा कर देते तो 5 आतंकवादी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते। प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री को उतार दिया। मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी में अंतर ये है, वो एनएसजी उतारे और सारे आतंकवादी खत्म कर दिए, और एक आतंकवादी पकड़ा गया, ये तो अभी तक के नाम नहीं बता पाए हैं वो आतंकवादी कौन है। अंतर ये। रायपुर में वेदांश मिश्रा ने परचम लहराया है। बता दें, ब्रह्मविद स्कूल रायपुर के छात्र वेदांश मिश्रा ने 10वीं की कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। वेदांश शुरू से ही पढ़ाई में होनहार है और विज्ञान, विशेषकर खगोल विज्ञान में गहरी रुचि रखता है। उनका सपना है कि वे भविष्य में खगोलीय घटनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया पर अनुसंधान करके भारत के विज्ञान क्षेत्र में अपना योगदान दे। वेदांश की माता निताशा मिश्रा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वेदांश की इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षकों, परिजनों ने वेदांश का मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई भी अधिकारी हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता, उन्हें हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। उनका केवल एक ही धर्म होता है। देश मजहब की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है और इस तरह की भाषा भाजपा की सोच को उजागर करती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह बयान अत्यंत निंदनीय है। विजय शाह को इस बयान के लिए तत्काल माफी भी मांगनी चाहिए। इसी बीच मंत्री विजय शाह ने अपने बयान पर खेद जताया है और कहा कि उनका मकसद कर्नल सोफिया का अपमान करना नहीं था। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है,
देश एक उसका लिए धर्म है, वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूँ और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। नर्मदापुरम में कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मृतक युवा का शव पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, जिसको रात्रि के समय कुत्तों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो बेहद दुखदी घटना थी। और अस्पताल की व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर नगर नर्मदापुरम समेत पूरे जिले में बेहद आक्रोश है और हर कोई जिम्मेदारों पर कार्रवाई चाह रहा था। लेकिन कुछ सुरक्षा कर्मियों पर मामले की गाज गिर गई और खानापूर्ति करने का कार्य किया गया, सीएमएचओ को बचाया गया। इसी क्रम में युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं सचिव रोहन जैन के नेतृत्व में शासकीय अस्पताल के गेट पर भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएमएचओ का पुतला दहन किया गया। नर्मदापुरम जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके हालात जो है दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 2 दिन पूर्व जो घटना देखने को मिली, दिल दहला देने वाली घटना थी कि पीएम के लिए एक शव आता है और उसे रात में कुत्ते नोच कर ले जाते हैं। जहां सीएमएचओ की जिम्मेदारी बनती है इस अस्पताल के प्रबंधन को सुधारने की, वहां सीएमएचओ अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन उनका संरक्षण कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री मौन है। हम मांग करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे विषय पर एक्शन ले, सरकार जागे, नर्मदापुरम के जनप्रतिनिधि जागे और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम विपक्ष के तौर पर निरंतर जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं, हम निरंतर अपना इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना ने शौर्य तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री प्रताप सरनाईक, सांसद नरेश महास्के और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली का उद्देश्य भारतीय तीनों सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान को नक्शे के खत्म करने के लिए उत्साह बढ़ाना था। कार्यक्रम में शिवसेना नेताओं ने भारतीय सेना का समर्थन करते हुए कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सेना के साथ हैं। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि भारत की सेना पर शिव सैनिकों को पूर्ण विश्वास है और वे पाकिस्तान में आतंकवाद को जड़ से मिटाने की तैयारी में है, लेकिन भारत का हृदय हमेशा से ही क्षमा करते आया है। कार्यक्रम में शामिल हुए शिव सैनिकों ने तिरंगा फहराया और भारतीय वीर जवानों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल युद्ध जैसी लड़ाइयों को याद किया और सेना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। ये ठाणे की तिरंगा रैली वो खुद उसका नेतृत्व करेंगे। भारतीय जवानों ने जो सीमा पे हमारे देश का संरक्षण किया, रक्षण किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया, उनका स्वागत करने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन शिंदे साहब ने किया है। हम सभी शिव सैनिक उसमें शामिल होने वाले और हमारे जो जवान जिन्होंने हमारे लिए इस देश के संरक्षण के लिए शहीदी उन्होंने स्वीकारा है, उन जवानों को सलाम करने के लिए, उनका अभिमान हमारे दिल में और हमारे लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए तिरंगा रैली का ये आयोजन हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।